गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी जिसमें हमने ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट को समझा था, हम इस टॉपिक पर पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट था और हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट से या ग्रीन रिवोल्यूशन से किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, प्रोडक्शन को बढ़ा करके किस प्रकार की हाई यील्ड वैरायटी को हमने इंट्रोड्यूस कराया फील्ड के अंदर। इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है नॉर्मन ई बॉरलॉग, जिसे फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसके साथ ही अगर इंडिया के लेवल पर बात करें तो यहाँ पर हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो थे वो MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें इसके लिए बॉरलॉग पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो 1965 में ग्रीन रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट हुआ था, जब ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू वीट और राइस की हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। उससे क्या रिज़ल्ट निकल कर के आया कंप्लीट इंडिया में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग डोमेन जो हैं, हम आज की क्लास में उन टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उस आधार पर ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति का क्या परिणाम रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, हम इस टॉपिक पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इन 1978-79 ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ रिकॉर्ड ग्रेन आउटपुट ऑफ 131 मिलियन टन्स। इट मीन्स कि जो हमारा 1965 से ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम वीट की नई हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराए थे, उससे क्या हुआ, सडनली 131 मिलियन टन्स का रिकॉर्ड जो है वो लिस्टेड किया गया कि जो गेहूं की पैदावार थी, जो गेहूं का उत्पादन था, वो इतना मिलियन टन बढ़ गया था। ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स का डेटा है जो 65 में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में ये 78-79 का रिज़ल्ट ये बता रहा है कि वहाँ पर उस टाइम पर जो आउटपुट था वो 131 मिलियन टन्स तक बढ़ गया था। इसके प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण या रेट इतना हाई जो हमारे पास में रिज़ल्ट आया है, वो ये बताता है कि इंडिया जो था वो सबसे बिगेस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर की फॉर्म में उभर करके सामने आया था, निकल करके सामने आया था, जिसने वीट की नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराया था या गेहूं के उत्पादन क्षमता में उसने वृद्धि करवा दी थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की काउंटिंग हो रही थी, जो भारत की गिनती हो रही थी, वो सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्टिव जो हमारी कंट्रीज़ है, जो बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पादक देश हैं, उनके बीच में होने लग गई थी। और उसके साथ ही दिस एस्टैब्लिश्ड इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, यानी निर्यातक के करने वाला देश बन गया था, जो यहाँ से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करता है। जो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था उसमें वीट की जो बहुत एक लार्ज स्केल हमारे पास में आ गई थी, बहुत ज़्यादा पैदावार हुई थी, उस पैदावार को दूसरे देशों में सप्लाई करने का काम भी इंडिया के पास में आ गया था। तो एक ये बिगेस्ट अचीवमेंट था स्टैटिस्टिकल रिजल्ट के बिहाफ पर। इसके साथ ही यील्ड पर यूनिट फॉर्म्ड इम्प्रूव्ड बाय मोर देन 30%, यानी सीधे जो गेहूं की पैदावार थी उसमें 30% तक इजाफा हुआ था, उसमें बेनिफिट जो था वो 30% ज़्यादा बढ़ गया था। और ये कब का रिकॉर्ड है, ये केवल 10-11 साल का जो रिज़ल्ट है 1978-79, और जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट कब किया गया था बॉरलॉग ने 1965 के अप्रॉक्सी, क्योंकि उसके साथ ही MS स्वामीनाथन को ये बोला गया कि आपको फील्ड रिसर्च करना है और उसमें वीट की वैरायटी को लेकर के अच्छी किस्म अच्छी हाई यील्ड वैरायटी को आपको इंट्रोड्यूस कराना है फील्ड के अंदर। तो स्वामीनाथन ने ये जो काम स्टार्ट किया था वो 1965 के अप्रॉक्सी स्टार्ट किया था, और तब से लेकर के 1978-79 के अंदर ये रिज़ल्ट जो था उसमें 30% तक इजाफा हो गया था, उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो ये भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट था स्टैटिकल रिज़ल्ट को लेकर के।
The crop area under high yield strength seed cultivation increased from 7 to 22% of the total cultivation area. एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जितनी क्रॉप प्रोडक्ट की जा रही थी, जिसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, जितनी खेती की जा रही थी, उतनी खेती में 7 से 22% की वृद्धि हुई थी. इट मीन्स जो एक नॉर्मली पर्टिकुलर एरिया के अंदर खेती की जा रही थी, कृषि की जा रही थी, उसमें हम सिंपल टाइप का सीड यूज़ कर रहे थे, जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ, हमारे पास में एक हाई यील्ड वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें एक अच्छी किस्म का हमने सिलेक्शन किया था, और इसके साथ ही ये जो हाई यील्ड वैरायटी थी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी हमारे पास में. तो इनके यूज़ करने के कारण जो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो हम एक नॉर्मल क्रॉपिंग करवा रहे थे, खेती करवा रहे थे, उसमें 7 से 22% तक का बढ़ोतरी हो गई थी, जो ये बताता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एक बहुत अच्छा चेंज था स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से. इसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक रिज़ल्ट क्या रहा, क्योंकि अगर इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि इतना प्रोडक्शन के बाद में इंडिया को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट मिला होगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा रहा होगा आर्थिक स्तर पर. तो इकोनॉमिकली रिज़ल्ट की हम बात करते हैं तो हम सीधे सीधे बात करते हैं हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर या जीडीपी रेट पर. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फर्टिलाइज़र्स की डिमांड बढ़ेगी, जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी. तो उन सारी डिमांड्स के बढ़ने के कारण हमारा जीडीपी रेट जो था या सकल घरेलू आय जो थी वो बढ़ गई थी, जो ये बताता है कि हमारा इकोनॉमिक रिज़ल्ट भी ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण काफ़ी अच्छा रहा था. इसके साथ ही हमारे जीडीपी रेट बनने का और रीज़न क्या है, वो ये है कि ये जो हाई यील्ड वैरायटी हमने यूज़ की थी, इसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ कर रहे थे, जो हमारे ऑर्गेनिक टाइप के थे उनका. इसके साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी डिमांड्स भी, ये अभी हमने बता दिया कि इनकी डिमांड बढ़ गई थी. जो फार्मर्स फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनकी डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन हमें लार्ज स्केल पर करवाना है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कराने के लिए हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए. तो इन सारे रेट्स में इजाफा हुआ था. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्निक्स, न्यू डैम्स टू हार्नेस रेन वाटर. यहाँ पर जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं, मतलब जो सिंचाई की हमने नई नई के जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. जैसे ड्रिप मेथड था जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, स्प्रिंकलर था वो हमने पहले आपको बताया था कि ये कुछ इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स है जिससे पैदावार को बढ़ाने में हमें सिंचाई के नए नए साधनों का उपयोग करना पड़ा, और उसके कारण प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया था. वाटर हमें ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन को हाई करने के लिए, तो जो हमारा रेन वाटर है या जो नेचुरल वाटर है उसका हार्वेस्टिंग हमें प्रॉपर डैम बना करके करना पड़ा, जिसके कारण जो डैम्स थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पीरियड में ही बांध सबसे ज़्यादा बने थे, ताकि रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जा सके प्रॉपर तरीके से. इसके साथ ही जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने डैम बनाए, और डैम जब बन गए हैं तो उन डैम्स में जो वाटर सप्लाई हो रहा है, जो पानी आ रहा है, उसका यूज़ हम करंट बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, लाइट के प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं. इट मीन्स हमें डबल बेनिफिट हो रहा है. एक तो हमें वीट की वैरायटी जो है उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, डैम्स का फॉर्मेशन जो कि हमारे इंडिया के लिए एक अच्छा अचीवमेंट था वो हो गया, बांधों का निर्माण करवाया गया, और उन बांध में जो पानी प्रिजर्व किया जा रहा था, हार्वेस्ट किया जा रहा था, उसको हमने करंट बनाने के लिए या बिजली का निर्माण करने के लिए हमने उनसे काम में लिया. तो ये भी हमारा इकोनॉमिकल रिजल्ट से रिलेटेड था. सम कंट्रीज विच आर फेसिंग अ शॉर्टेज in agriculture labor asked many expert farmers from Punjab and Haryana state they settled there. यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी, जैसे यहाँ पर आपके बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है कनाडा, तो यहाँ कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो फेस कर रही थी कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर एरिया में लेबर्स जो हैं वो वहाँ पर कम है, क्योंकि
हाईली एजुकेटेड वहाँ पर पीपल्स है जो कि फील्ड में वर्क कम करना चाहते हैं। उस कारण से एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लेबर्स की कमी थी, शॉर्टेज थी। उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम्स को जब दूसरे स्टेट्स के साथ में डिस्कस किया तो वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने एग्री किया कि वो वहाँ पर्टिकुलर एरिया से निकल करके किसी दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ जा कर के एग्रीकल्चर लेबर की जो फुलफिलनेस है उसको पूरा करेंगे। इसके लिए पंजाब और हरियाणा स्टेट्स के अलावा और भी कई स्टेट्स का सिलेक्शन किया गया, जहाँ से जो हमारे कृषक थे, जो हमारे फार्मर्स थे, वो मूव कर गए कनाडा और कुछ ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर एग्रीकल्चर की हम शॉर्टेज थी, एग्रीकल्चर एरिया में फार्मर्स की शॉर्टेज थी। और वहाँ पर जब वो लोग गए तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वर्क का ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा था। तो जब उनको ज़्यादा पैसा वहाँ मिला तो उन्होंने इजीली वहाँ पर काम करके खूब पैसा कमाया और वो वहीं पर ही सेटल हो गए। तो एक बड़ा जो है हमारा लेबर क्लास वो वहाँ की तरफ मूव कर गई है और यहाँ के एरिया से निकल करके एक अच्छी कंट्रीज़ के अंदर जा कर के उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद की, ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में उन्होंने मदद की। इसके बाद सोशलॉजिकल रिज़ल्ट का मतलब होता है कि हमारा सामाजिक परिवेश क्या बात करता है उससे, यानी हमारी सोसाइटी पर क्या उसका प्रभाव पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ प्लेंटी जॉब्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स and industrial workers by creation of lateral facilities such as factories and hydroelectrical power station। जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन था उसने एक ड्रामेस्टिक चेंजेस लेकर के आ गए थे, जिससे लोगों के काम करने में बहुत वृद्धि हुई थी। काम करने में वृद्धि का मतलब है क्योंकि फील्ड के अंदर तो एग्रीकल्चर एरिया में तो एग्रीकल्चर लेबर काम कर ही रही थी, फार्मर्स काम कर रहे थे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो पाया है। और रोज़गार उपलब्ध होने के साथ ही जो इन फील्ड्स में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज़ कर रहे हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। जब से डिमांड ज़्यादा है तो उसके कारण लोगों को और दूसरे तरीके से काम मिलने लग गया है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने में काम मिलने लग गया है। और इसके साथ ही जो हमने फैक्ट्रीज़ का फॉर्मेशन किया तो वहाँ फैक्ट्रीज़, क्योंकि प्रोडक्शन आपने फील्ड में करवा दिया, देन उनको स्टोर करना, उनको सारा क्लीनिंग करवाना, उसके लिए भी लोग चाहिए। तो वो सारे फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने में भी लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी। और उसके साथ ही जो डैम्स बनवाए हैं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकें, उस डैम के बनने के बाद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, जो बिजली विद्युत ग्रह है, उनका निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाया है, जिसके कारण लोगों को ईज़िली मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए हैं, पावर सप्लाई को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के और फूड क्रॉपिंग को लेकर के जल्दी से जल्दी एक मुख्य धारा से लोगों को जोड़ पाए हैं। ये ग्रीन रिवोल्यूशन का ही रिजल्ट था, जिसके कारण सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव था उसमें एक सामाजिक परिणाम जो रहा वो पॉजिटिव रहा। इसके बाद पॉलिटिकल रिजल्ट, सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो चुका है तो नेचुरली कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर भी उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होगा। इंडिया transformed itself from a starving nation to an exporter of food। यहाँ पर जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है और अभी हमने बताया कि प्रोडक्शन कितना 30% उसके अंदर इजाफा हुआ है, तो अचानक से सडनली जो प्रोडक्शन हमारा 70 हो रहा था और वहाँ पर वो अचानक से 110 120 पर पहुँच गया है, प्रोडक्शन हाई हो गया है। तो जो हमारी डिमांड थी वो डिमांड तो फुलफ़िल हो रही थी और एक्स्ट्रा जो था वो हम बाहर कहीं सप्लाई कर सकते थे। इस कारण से इंडिया जो था, जो कि पहले ऑलरेडी भूखमरी से ग्रसित था, उसने अपने इंडिया में प्रोडक्शन लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण हमारा देश तो आत्मनिर्भर हुआ ही, उसके साथ ही हमने निर्यातक की तरह भी एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने वीट का एक्सपोर्टिंग स्टार्ट करवा दिया। उसके साथ GR यानी ग्रीन रिवोल्यूशन मेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अ वेरी पावरफुल पार्टीज इन इंडिया, फोर्स इन इंडिया। यहाँ पर क्योंकि ये सारा टाइम पीरियड जो था ग्रीन रिवोल्यूशन वाला, और उस समय इंदिरा गांधी डैम था 1983
में उसका डेवलपमेंट जब हुआ था, तो वहाँ पर उस टाइम पर प्रोडक्शन वीट का ज़्यादा हुआ, डैम्स सबसे ज़्यादा तब बने, और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और नेचुरली इस कांग्रेस पार्टी को उसका बेनिफिट मिला था ग्रीन रिवोल्यूशन का, क्योंकि सारा क्रेडिट्स, ये सारे काम करवाने का क्रेडिट्स चाहता वो सीधे सीधे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में कांग्रेस पार्टी को जा रहा था, तो वो कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट भी मिला। अब ये सारे रिजल्ट थे जो ये बताते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एक बहुत बढ़िया बदलाव था, एक अच्छा बदलाव था। इसके साथ ही इस ग्रीन रिवोल्यूशन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है, हम उनको भी देख लेते हैं कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट समटाइम्स फॉल शॉर्ट ऑफ डिमांड। कई बार क्या हुआ कि डिमांड्स, हमको ये लग रहा था कि डिमांड्स जो है वो डिमांड्स के अकॉर्डिंग फुलफ़िल हो पा रही है, और उसके अलावा जो था वो सारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, तो भी जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इतना होने के बावजूद भी इसमें बहुत कमी आई है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन उस टाइम पर था 1965 के जस्ट बाद में, जो 10 इयर्स का डेटा है जो ये बताता है कि उस समय 131 मिलियन टन्स जो प्रोडक्शन हुआ था, तब से लेकर के और अभी तक में इस प्रोडक्शन में कमी आ गई है, जो आज ये बताता है कि इंडिया जो है वो प्रोडक्शन एरिया के अंदर कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया है आज भी। अभी तक भी जिस टाइम पर 1979 मतलब 78-79 से लेकर के 1987 तक में इंडिया ने, उस टाइम पर जब बहुत कम बारिश हुई थी, अकाल पड़ा था, उस टाइम पर जो सिचुएशन हो गई थी प्रेजेंट सिनेरियो में, आज वही सिचुएशन आ गई है, वैसी ही है। इसलिए ज़रूरत है एक नई ग्रीन रिवोल्यूशन की, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही the concept of high yielding value seeds was not extended to all crops in all region in India। जो हमने वीट के लिए हाई यील्ड वैरायटी का सिलेक्शन किया है, जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का सिलेक्शन किया है, जो हमने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हैं, ये सारे जो हैं ये पूरी तरीके से सारी कंप्लीट फील्ड पर, सारे कंप्लीट क्रॉप्स पर ये फिट नहीं बैठता है। ये पर्टिकुलर किसके लिए था? वीट और राइस, क्योंकि ये देखा गया था कि वीट के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो अप्रॉक्सी 90.5% तक उसमें इजाफा हुआ था, प्रोडक्शन उन पर बढ़ा था। बाकी अगर हम देखें कि बाजरा वगैरह था या चावल वगैरह था, उसमें चावल में 70%, बाजरे वगैरह के अंदर 50s के अंदर ही रहा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो केवल एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही बेनिफिशियल था, जिसमें गेहूं की जाति जो थी उसी का ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। बाकी राइस और जो दूसरे अदर क्रॉप्स थी उसमें इतना बेनिफिट हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने को नहीं मिला था। Even today, in some parts of Rajasthan and Orissa states, famine-like condition have been existing for many years, where starvation deaths have been reported। कुछ कंट्रीज़ है, हम अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में आज भी कई बार भूखमरी जैसी स्थिति बन जाती है। कई लोग जो हैं वो प्रॉपर फूड, क्योंकि मेन फूड हमारा वीट ही है, तो वहाँ पर प्रॉपर फूड न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार होते हैं, मैल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा जैसे, जहाँ पर भी ऑलरेडी अकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई है, वहाँ पर भी भोजन की जब कमी होती है तो लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, जिससे कई तरीके की डिजीज़ से वो ग्रसित हो जाते हैं। जो ये बताता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो केवल कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफ़िल कर पा रहा है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफ़िल कर पा रहा है। कंप्लीट सोशल ऑब्जेक्टिव्स का फुलफ़िलमेंट उसके थ्रू नहीं हो पाया है, इसलिए उसमें आज भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंसेस। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, वो हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम में, जो हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, एक इको साइकिल चल रही है, उसमें असंतुलन की स्थिति को बना देता है, उसमें साम्यावस्था नहीं आने देता, जिसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन,
जो डिफॉरेस्टेशन है वो ये बताता है कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फील्ड में हम ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, उनका सीविंग ज़्यादा करवाते हैं, उस टाइम पर जो ऑलरेडी प्लांट्स वहाँ लगे हैं तो हमें खाली फील्ड चाहिए ताकि हम गेहूं को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके। उस टाइम पर बड़े बड़े प्लांट्स की कटिंग कर दी जाती है ताकि फील्ड प्रिपेयर किया जा सके एक खेत तैयार करने के लिए। तो उसके कारण क्या हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है वो कटाई बढ़ गई है, वन विनाश ज़्यादा होने लग गया। उसके साथ अनलिमिटेड यूजेस ऑफ केमिकल्स, हम प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, हमें अच्छी वैरायटी भी चाहिए, तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। हालांकि उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जो है वो केमिकल कंपाउंड्स है उनका यूज़ भी ज़्यादा होने लग गया, जिसके कारण सॉइल के अंदर सैलिनिटी का जो है एक प्रॉब्लम वो बढ़ गई है। सॉइल का पीएच जो है वो कम हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट फील्ड में बेनिफिशियल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल वो हमें अच्छा ही है, उसका लिमिटेशंस हैं। इसके साथ एक्सेसिव इरिगेशन रिजल्टेड इन वाटर पोल्यूशन एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन ऑफ द लैंड। जो ज़्यादा टेक्निक्स काम में ले रहे हैं इरिगेशन की, जो सिंचाई के नए नए साधन हम अपना रहे हैं, उन साधनों के अपनाने के कारण जो पानी है उसका जल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही जो हमारी सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर होल्डिंग जो सॉइल होती है, जिसमें अपने खुद के पानी संचित करने की या अपने अंदर रखने की कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसके साथ ही जो हमारा वाटर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है वो वाटर लॉगिंग भी होता जा रहा है, जिसके कारण कंप्लीट लैंड के अंदर अलग अलग तरीके की सॉइल के टेक्सचर में चेंजेस आ रहा है, सॉइल का पीएच में चेंजेस आ रहा है। जहाँ पर एक नॉर्मल टाइप का सॉइल होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए, वहाँ पर मड का फॉर्मेशन हो गया है। मड हो गया क्योंकि इरिगेशन टेक्निक्स को हमने बढ़ा लिया। इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन की रही हैं, और उसके साथ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं जिनके डिफरेंट डायमेंशन हैं। तो ये सब बताते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है उस टाइम पर जब वो सीधे सीधे चल रहा था 1970s के अंदर, 90s तक भी, वहाँ तक तो बेनिफिशियल था, तब तक प्रोडक्शन था। लेकिन अभी ज़रूरत है एक अच्छी मॉडिफाइड किस्म को इंट्रोड्यूस कराने की, एक नई ग्रीन रिवोल्यूशन की। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।